हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनाली त्रिपाठी और आज मैं अपने CSIR नेट लाइफ साइंस की जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैंने क्रैक किया था। मैंने 2025 फैब वाला एग्ज़ाम क्रैक किया था। मेरा 195 ऑल इंडिया रैंक आया था। तो मैंने अगर मैं बताऊं कि कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले अगर आपको CSIR नेट लाइफ साइंस करना है, आगे एग्ज़ाम देना है, तो आप फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। वेट ना करो कि मैं सेकेंड ईयर में आऊँगा या फिर तैयारी बाद में करेंगे। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि अपना जो ग्रेजुएशन का, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है उसको डाउन नहीं करना है, उसको मिनिमम रखना है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो। और जो सिलेबस होता है हमारे ग्रेजुएशन का और CSIR का बहुत मिलता जुलता है, और बस वो सेमेस्टर वाइज आगे पीछे होता है, लेकिन मैक्सिमम जो सिलेबस है वो मैच करता है। दूसरा, अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न प्रॉपरली। बिना एक ब्लाइंड स्टडी ना करना। सबसे पहले PYQ को प्रिंट आउट कराना, उसमें से देखना कि सबसे कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कौन से हमारे PG के सेमेस्टर में वो मैच कर रहा है, और कौन कौन सा टॉपिक मुझे आता है, किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री और मोल बायो का जो DNA रेप्लिकेशन वाला पार्ट है एंड प्लांट फिजियो, हार्मोन्स, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। खैर प्लांट फिजियो तो मेरे में नहीं था क्योंकि मेरा MSc जूलॉजी है, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैं वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ा। सबसे पहले अगर मैं कहूँगी, अगर आपको इजी से शुरुआत करना है, बहुत आसानी से मैं कैसे इंटरेस्ट लाऊं, तो आप इकोलॉजी या इवोल्यूशन से पढ़ सकते हैं। वो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सिंपल ही होता है इन सब बायोकेमिस्ट्री और मोल बायो से। तो ब्लाइंडली स्टडी ना करना। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि अपने आप को कंपेयर करते हैं हम लोग दूसरों से, कि अरे उसने ये बुक मंगाई, उसने ये बुक मंगाई, बहुत सारे बुक मंगा लेते हैं और लास्ट में होता ये है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, वो बुक को देख देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। तो रिसोर्स को कम रखो। रिसोर्स जितना लिमिटेड रहेगा, जितना इफेक्टिव तैयारी होगी, उतना जल्दी आपका एग्जाम में क्रैक होगा। और तीसरा मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको सबसे पहले अगर मैं अपना बताऊं तो मैं पार्ट C अटेम्प्ट करती हूँ, देन पार्ट B करती हूँ और पार्ट A करती हूँ। अगर आपको मन हो तो, अगर आपका पार्ट A स्ट्रांग है तब आप पार्ट A कर सकते हैं, लेकिन जिसका स्ट्रांग नहीं है मैं उसका बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं पार्ट C करती हूँ। पार्ट C में टोटल 25 क्वेश्चन करने रहते हैं 75 में, और पार्ट B में 35 क्वेश्चन करने रहते हैं 50 में से, और पार्ट A में 15 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो पार्ट C के कम से कम अगर अटेम्प्ट करने हैं तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, अगर आप श्योर हो तो 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो ही करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ाता है वो पार्ट C ही बढ़ाता है। और अगर पार्ट B की बात करें तो 35 क्वेश्चन है। एक्चुअली पार्ट C मुझे लगता है, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे पार्ट C करना ज़्यादा ईजी लगता है पार्ट B से। पार्ट B का जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि अरे ये तो ईजी है, ये इसका आंसर यही होगा, वो 100% मेरा गलत होता है। और अगर 35 क्वेश्चन में से एटलीस्ट अगर पार्ट B में से नहीं तो नहीं तो भी 25 श्योर शॉर्ट वाले में बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेट करने लगना कि अरे 25 आया, इसमें से 5 गलत हो गए, इतना नेगेटिव मार्किंग कम हो गया, और अगर 30 क्वेश्चन हम किए रहते तो फिर इतना बढ़ जाता। ये मत सोचना। अगर आप श्योर हो तो पार्ट B से 25 क्वेश्चन करोगे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन पार्ट C से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लेना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि पार्ट C में वो टोटल जो 75 क्वेश्चन रहता है उसको विजिट ही नहीं करते हैं। वो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसी में से 25 क्वेश्चन देख के अपना अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप जितने भी हैं ये 75 क्वेश्चन ये पर्टिकुलरली सब विजिट करना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन, जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चन के बाद में होते हैं। या हो सकता है कि जैसे होता है ना कि बाद में अगर हम पेपर देखते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, अगर 50 क्वेश्चन में से ही 25 कर दिए रहते हैं, तो बाद के जो 25 क्वेश्चन है उसको देखते तो ये लगता है ये तो बहुत ईजी है, बट हम विजिट ही नहीं किए। तो पूरे क्वेश्चन को विजिट करो, भले से टाइम लगे, पूरे क्वेश्चन को विजिट करो, और उसमें से अगर 25 बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 20 क्वेश्चन एटलीस्ट करके ही आओ।
और दूसरा पार्ट बी का जैसे मैंने बता दिया एटलीस्ट मिनिमम 25 तो कर ही दो। अब ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं रहा है तो फिर ज़बरदस्ती अपना गोल सेट किए हैं कि नहीं मुझे 25 करना है। अगर नहीं 25 आ रहा है, अगर आप श्योर शॉर्ट हो 22 में तो 22 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको श्योर होना चाहिए कि इतने मेरे करेक्ट हैं। अब 22 में भी 10 गलत है तो 12 सही है, तो फिर वो तो नेगेटिव मार्किंग में ही जाएगा। और अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए जिसका स्ट्रॉन्ग है उसकी तो बात ही नहीं है, उसके तो ये मार्क्स बहुत अच्छे से बूस्ट कर देता है। लेकिन अगर पार्ट ए में अगर आप पढ़े नहीं हैं, तैयारी नहीं किए हैं, तो इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर पहले अटेम्प्ट करने जाओगे तो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि आ ही नहीं रहा है कुछ। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है तो नॉर्मल जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे होते हैं, ये आराम से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने तैयारी किया था। सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आप दूसरों को कॉपी मत करना। जैसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन या फिर होता है ना कि अगर फ्रेंड अगर क्वालिफाई कर जाए या फिर वो बहुत सारे रिसोर्सेज मंगा ले, ये सब देख के दूसरों को कॉपी मत करना। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। अगर कोई होता है 12 घंटे पढ़ लेता है और कोई 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता है, तो सबका अपना अपना कितना पढ़ पा रहा है वो सबका अपना अपना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कॉपी करके 18 घंटे पढ़ लें और फिर आगे 4 दिन पढ़े ही नहीं। तो रोज पढ़ना है और इफेक्टिव पढ़ना है। दूसरा, अगर आपको CSIR नेट करना है तो उसकी तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर दे। फर्स्ट वेट ना करें कि अगर फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो हम सिलेबस देखना, अपना प्रिंट आउट कराना शुरू करेंगे। हाँ, और तीसरी बात, PYQ एटलीस्ट 10 साल के PYQ तो को प्रिंट करा ही लेना। इसके बिना आपका एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हो पाएगा। 10 ईयर का PYQ को सॉल्व कराना, बहुत सारे यूट्यूब पे सॉल्यूशन। मैं क्या करती थी, मैं PYQ अगर मुझे समझ में नहीं आता था, पहले मैं सॉल्व करती थी। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता था उसको मैं सर्कल कर करके, या तो फिर मैं यूट्यूब पे तो वीडियोज़ मिल ही जाते हैं कि ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो टैकल किए ही रहते हैं, मैं वहाँ से देख लेती थी। मैंने 10 ईयर का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। पार्ट सी की प्रैक्टिस तो ज़रूर करना। पार्ट सी में डरना नहीं है कि पार्ट सी का अरे मैं वो हो ही नहीं पा रहा है मुझसे तो उसको छोड़ दें। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसकी प्रैक्टिस या तो फिर मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लेना, उससे पार्ट सी की प्रैक्टिस ज़रूर करना और डेली करना। और अटेम्प्ट दूसरी चीज़, और जो निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। फॉल्स, पॉजिटिव, ऑलवेज जो नॉट होता है, नॉट ट्रू और फॉल्स ऐसे जो लिखा रहता है ना, जो कीवर्ड्स ऐसे लिखे रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑलवेज, ये सब वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं जो हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इसकी वजह से हम अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं। तो ऐसे मैंने तैयारी शुरू की थी। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं MSc फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने मिस्टेक किया वो आप ना करें। मैं जब सेकेंड ईयर में आई तो जैसे होता है ना कि अगर PG में है तो ऐसा लगता है कि CSIR का एग्ज़ाम देना है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई तब मैंने धीरे धीरे थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद लेकिन फिर भी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि डिजर्टेशन रहता था और ये सब बहुत सारे बर्डन रहते थे, तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि तैयारी को अपना कंटिन्यू रखें, थोड़ा पढ़ते रहें, ताकि बाद में एक बेसिक लेवल की तैयारी हो जाए, तो बाद में उसी बेसिस पे हम आगे अपना कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं। तो इतना सब है, इतना मुझे नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा है। तो ऐसे मैंने पढ़ाई की थी। फिर मैंने अपने MSc के बाद 6 मंथ की तैयारी की थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्रैक हो गया था। और मेरा यही तरीका होता है कि मैं पहले पार्ट C अटेम्प्ट करती हूँ, देन पार्ट B करती हूँ, देन पार्ट A करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई CSIR नेट लाइफ साइंस जर्नी। सो थैंक यू।